नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 13 जून रविवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लंबे समय से कानून की आंखों से बच रहे दो तस्करों को साइबर व क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस किसी गोपनीय स्थान पर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि कई और चेहरे उजागर हो सकते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से साइबर व क्राइम ब्रांच को मिल रहे इनपुट के आधार पर रविवार की दोपहर पुलिस की टीम ने नागदा उज्जैन मार्ग पर स्थित ग्राम सोढंग के आगे जय महाकाल ढाबे के निकट घेराबंदी कर दो युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से करीब 500 टिकट ब्राउन शुगर के बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके पर ही उनसे पूछताछ की है, जिससे ये बात निकलकर सामने आई है कि वे लोग डग राजस्थान के ग्राम चिमरनी से नशे का सामान लेकर आ रहे थे। सूत्रों की माने तो बरामद ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने उज्जैन के 3-4 युवकों को अलग अलग स्थान से उठाया है। जिस समय पुलिस महाकाल ढाबे पर आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, तब अभय न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि अभय न्यूज की टीम को देखते ही पुलिस वहां से आरोपियों को लेकर खिसक गई। उनके कब्जे में एक बोलेरो जीप भी थी, जिसमें कई बॉक्स भी रखे थे। फिलहाल पुलिस उनसे राज उगलवाने में लगी है। माधवनगर कोविड अस्पताल की नई आईसीयू में ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने के काम के लिए की गई मरीजों की शिफ्टिंग ने 3 लोगों की जान ले ली। मरीजों के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने लापरवाही के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि शिफ्टिंग के विरोध के कारण नई आईसीयू की ऑक्सीजन पाइपलाइन नए प्लांट से नहीं जोड़ी जा सकी। दरअसल माधवनगर अस्पताल में यह झमेला शनिवार शाम से शुरू हुआ था। अस्पताल की 24 बेड की नई आईसीयू की ऑक्सीजन पाइपलाइन नए प्लांट से जोड़ने का काम रविवार को किया जाना था। इस काम के लिए नई आईसीयू में भर्ती संक्रमितों को पहली मंजिल पर स्थित पुरानी आईसीयू में शनिवार को शिफ्ट किया गया था। शिफ्टिंग की इस प्रोसेस के कारण 3 संक्रमितों की शनिवार रात मौत हो गई। इनके नाम लीला देवी मिश्रा, मायावती और तेजकरण थे। 3 जून को अस्पताल में भर्ती होने वाली लीला देवी मिश्रा के बेटे योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी मां की तबीयत नई आईसीयू में शनिवार तक ठीक थी। डबल सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन शनिवार शाम अचानक उनकी मां एवं अन्य मरीजों को पुरानी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ किसी ने भी उनकी खैर खबर नहीं ली। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे में भरत पुरवाल की मदद से उन्होंने बड़ी मुश्किल से मां को नई आईसीयू में शिफ्ट कराया, जहां देर रात उनकी मां का निधन हो गया। मेरी मम्मी 3 तारीख से माधवनगर अस्पताल में भर्ती थी। उनका इलाज काफ़ी अच्छी पोजीशन में चल रहा था, नीचे वाले आईसीयू वार्ड में। कल मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा मम्मी को ऊपर शिफ्ट करा और दादी को ऊपर शिफ्ट करा और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी मम्मी को डबल ऑक्सीजन लगी हुई थी, छोटा वेंटिलेटर भी उनको लगा हुआ था। ये प्रशासन को भी पता था, सबको पता था। भरत पुरवाल जी आए, उन्होंने पूरी मेरी मदद करी। उन्होंने प्रशासन से प्रश्न पूछे जिनका वो संतुष्टिपूर्वक कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। कोई सोनाली अग्रवाल मैडम ने शायद इस प्रकार का कुछ करा था, या कोई खान डॉक्टर है उन्होंने कुछ करा था। लेकिन भरत पुरवाल जी के कारण ही मेरी मम्मी को 2 घंटे में नीचे शिफ्ट करा गया। अब मुझे ज्ञात हुआ और रात को पता चला कि मेरी मम्मी 11:15 बजे करीबन वो एक्सपायर हो गई। मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि शिफ्टिंग के कारण ही मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, क्योंकि मेरी मम्मी सोनाली जी का इतना अच्छा इलाज चल रहा था। मेरी मम्मी स्टेबल भी हो गई थी और कल ही उनकी तबीयत खराब हुई और आज तक तो उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इधर इस मामले में माधवनगर कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि किसी भी मरीज की मौत शिफ्टिंग के कारण नहीं हुई है। नई आईसीयू के मरीजों को पुरानी आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। दोनों जगह एक सी व्यवस्था है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें संक्रमण काफी था। किसी की भी मौत लापरवाही से नहीं हुई। डॉक्टर रघुवंशी ने कहा कि मरीजों के परिजनों के हंगामे के कारण नई आईसीयू में ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हो सका। काम के लिए आए इंजीनियर विवाद देखकर लौट गए। ऐसे में अस्पताल अच्छी सुविधा से महरूम रह गया। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पुरवाल ने कलेक्टर आशीष सिंह पर मंत्री का गुलाम होने का आरोप लगाया है। पुरवाल ने कहा कि वह कलेक्टर पर हत्या का केस दर्ज करवाएंगे। दरअसल पुरवाल के खिलाफ रविवार को माधवनगर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया था। पुरवाल ने प्रकरण दर्ज होने के बाद कहा कि उज्जैन में लाखों लोग कोविड से मारे गए। कलेक्टर ने मुझे मैसेज भेजकर कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कलेक्टर मंत्री के गुलाम है। इस कलेक्टर के खिलाफ आदतन हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं करवाया
तो मेरा नाम भी भरत पोरवाल नहीं। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा हूँ, आम आदमी नहीं था। मैं भी अस्पताल में जाकर लोगों से मिल सकता हूँ। अस्पताल में 4 लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए हैं। इन लोगों ने किसी की परवाह नहीं की। ये जो लोग शांत हुए हैं, उस मामले में न्यायालय के माध्यम से आदतन हत्या का प्रकरण दर्ज करवाऊंगा। मतलब प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो गया। कल वो लीलाबाई जी जो योगेश मिश्रा जी की मम्मी जी थे, भर्ती थे कल हॉस्पिटल में, उनको डबल ऑक्सीजन लगा हुआ था। इन्होंने ऊपर ले जाके जनरल वार्ड टाइप में भर्ती कर दिया। उन्हें परेशान हुए, 8 घंटे ऑक्सीजन की दिक्कत रही, जिससे उनको रात में शांत होगा। ये बड़ी दुखद घटना है। बाबा महाकाल की नगरी में रहते हुए मैं उनकी मम्मी को बचा नहीं पाया, इस बात का मुझे खेद है। और रहा सवाल मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, मतलब कलेक्टर के निर्देश पे मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये कलेक्टर है ना किसी मंत्री के गुलाम है, और मैं इस कलेक्टर के खिलाफ भी आदतन अपराध का प्रकरण दर्ज नहीं कराया। तो मेरा नाम भरत पोरवाल नहीं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनने जितने अपराध के जितने हत्याएँ हुई है, 4 लोग मरे हैं सुबह सुबह, वो इनको कल बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से शांत हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी ने परवाह नहीं करी। और आज भी कलेक्टर ने डॉक्टर के माध्यम से मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। इन डॉक्टर और इन कलेक्टर के खिलाफ में आदतन अपराध जो शांत हुए उनके शांत होने का अपराध इन पर पंजीबद्ध करूंगा न्यायालय के माध्यम से। अनलॉक के अगले चरण से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा की। इसमें उज्जैन के जनप्रतिनिधियों ने बड़ी होटलों में होने वाली शादियों में 100 लोगों को अनुमति देने का सुझाव दिया। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव एवं विधायक पारस जैन से बात कर रहे थे। फिरोजिया ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की बात कही और यादव ने बड़ी होटलों में होने वाली शादियों में 100 लोगों की अनुमति देने का सुझाव दिया। उनके सुझाव का समर्थन उनके कट्टर विरोधी पारस जैन ने भी किया। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के सुझाव को नोट कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि 14 जून को जारी होने वाली अनलॉक की सेकंड गाइडलाइन में जनप्रतिनिधियों के सुझाव को भी जगह मिलेगी। प्रदेश के जिला स्तरीय समस्त क्राइसिस मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की गई थी। सुझाव मैंने जरूर दिया है, माननीय हमारे साथ सांसद जी और विधायक जी भी थे। हमने कहा 2 बातें हैं कि एक तो हमारे पास में वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना टीकाकरण बढ़ेगा उतनी जान की सुरक्षा उसमें निहित है। उसी प्रकार से दूसरा महत्व का विषय है कि उज्जैन में बड़ी बड़ी होटलें हैं। बड़ी होटलों को 50% क्षमता से चलाने के लिए कहा गया है, अर्थात 100 से ज़्यादा लोग बैठते तो 50 से ज़्यादा अंदर बैठ जाते हैं। उसी होटल के कैंपस में अगर शादी होती है तो शादी में 10 लोग और होटल में बिठाने की क्षमता 50% तो ये कंट्रोवर्शियल व्यवस्था है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसी जो जगह जहाँ पर पर्याप्त रूप से लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं, एक आर्डर विधिवत अगर निकलता है तो इसका लाभ सबको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी उनने आने वाले समय में जब हमारी कल भी कैबिनेट की बैठक होगी, आगे निर्णय करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन तब तक जब तक सरकार का नियम नहीं आ जाता, निर्देश नहीं बनते, तब तक तो हमको वर्तमान गाइडलाइन से ही रहना चाहिए। शराब, जुआ और अवैध खनन का कारोबार करने वाले कालू फुंसी का जन्मदिन नील गंगा थाने में मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। कालू फुंसी के चहेते पुलिस कर्मियों ने चाटुकारिता की मर्यादा लांघते हुए जिला बदर रह चुके कालू फुंसी की शान में सारे इंतजाम किए थे। पुलिसकर्मी कालू के गले में ऐसे हार पहना रहे थे मानो वो उनका बॉस है। दरअसल कालू फुंसी के काले कारोबार को बढ़ाने में नीलगंगा थाने के कुछ पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही है। ये पुलिस वाले कालू के पैरों में अपनी वर्दी तक गिरवी रख चुके हैं। कोरोना काल में जब पुलिस आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डंडे फटकार रही हो, ऐसे मौके पर जब सरकार ने किसी भी सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा रखी हो, तब थाने के भीतर किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन मनाना कहां तक उचित है। और हाँ, मामला सिर्फ इतना भी नहीं था। जन्मदिन मनाने के दौरान कालू फुंसी और उसके छर्रे मास्क लगाना भी भूल गए। सवाल ये उठता है कि थाने के भीतर जन्मदिन मनाने के लिए आखिरकार पुलिस मजबूर थी या कालू के काले धंधे में खाकी भी पार्टनर है। इधर थाने में जन्मदिन मनाने के दौरान 2 स्मैकची भी हिरासत से भाग गए। इनमें से एक को तो पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। जिला अस्पताल में रविवार को एक महिला को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। उससे 10 से ज्यादा मोबाइल और 2 चाकू बरामद हुए हैं। महिला के साथ 2 बच्चे भी हैं। ड्यूटी डॉक्टर दीपक शर्मा के पास रानी नामक महिला सुबह उपचार के लिए पहुंची थी और डॉक्टर से खुद को अस्पताल में भर्ती करने का आग्रह कर रही थी। डॉक्टर ने उसकी हालत देख सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में आने को कहा था, लेकिन महिला नहीं मानी और डीवीडी वार्ड के एक पलंग पर जाकर कब्जा जमा लिया।
डॉक्टर शर्मा ने पुलिस को सूचना दी और चौकी के पुलिसकर्मी वार्ड में पहुंचे तो महिला बेड पर लेटी मिली। तलाशी में उसके झूले में 10 से ज्यादा मोबाइल फोन और 2 चाकू मिले। महिला के साथ 2 बच्चे भी हैं। पूरा मामला संदिग्ध है। तो ऐसे ही सुबह एक महिला आई मेरे पास में और बीमारी का बहाना बता रही थी और उसको मैंने दवाई गोली लिख के और अगले दिन ओपीडी में आके जांच करवाने के लिए बोला। तो वो भर्ती होने के लिए ज़िद करने लगी और नहीं होने पर उसने ज़बरदस्ती जाके वार्ड के अंदर बेड पे सामान रख के और वहीं पे डेरा जमा लिया। जब गार्ड को मैंने बताया कि इस तरीके से ये महिला बिना भर्ती हुए बिस्तर पे कब्जा करके लेटी हुई है, इनको बाहर किया जाए, तो उसने आपत्ति जताई और जो भी उनके बीच विवाद शुरू हुआ और उसके उपरांत उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास में से 2 चाकू बरामद हुए और 8-10 मोबाइल के करीब बरामद हुए। कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स मिले और कुछ एक आध ATM कार्ड भी मिला है और साथ में उसके 2 बच्चे हैं, 6-7 साल के होंगे और एक 8 साल का बच्चा होगा, जो साथ में मिलकर चोरी की घटनाएं करते हैं। महिला डी वार्ड से पकड़ाई है और वार्ड बॉय ने पकड़ के लाया है। 7-8 मोबाइल भी निकले हैं, 2 चाकू छोटे छोटे, ATM कार्ड भी है और सुपारी काटने का सौदा भी निकले है और संदिग्ध लग रही है। हमने मोबाइल को कॉल करे और थाने भिजवा दी। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। शहर में 2 पहिया वाहनों की चोरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रविवार को बुधवारिया स्थित खंडेलवाल धर्मशाला के बाहर से महज 3 मिनट में 3 बदमाश होंडा मोटरसाइकिल चुरा ले गए। शातिर बदमाशों ने चोरी करने से पहले मकान के दरवाजों को बाहर से बंद भी कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी का 2 मिनट 16 सेकंड का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल से खंडेलवाल धर्मशाला के पास आ रहे हैं। इनमें 2 बदमाशों ने जीन्स एवं डेनिम की शर्ट पहन रखी है, जबकि एक ने जीन्स पर सफेद शर्ट पहनी है। पहचान छिपाने के लिए तीनों बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा है। 2 युवक बाइक से उतरकर मकान के दरवाजे बाहर से बंद करते हैं और फिर दीपक वर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक MP13 EV 4851 चुरा कर ले जा रहे हैं। नानाखेड़ा के गोपेश्वर महादेव परिसर के आसपास लगे हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की कटाई कॉलोनाइजर की शहर पर सुपरवाइजर करवा रहा है। कॉलोनी के रहवासी ब्रजेश मार्कंडे ने CM हेल्पलाइन पर शिकायत करते हुए पेड़ों की कटाई का वीडियो भेजा है। इसमें पेड़ों की कटाई रुकवाने की मांग की गई है। मार्कंडे का कहना है कि मंदिर के आसपास की जमीन सरकारी है, इसमें लगे पेड़ भी सरकारी है। बावजूद इसके कॉलोनाइजर ने दीवार खड़ी कर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। जिला अस्पताल में मरीजों को रेफर करने की बात पर रविवार को ड्यूटी डॉक्टर दीपक शर्मा एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ महेश मरमट झगड़ पड़े। दोनों के बीच काफी देर तक तू में होती रही। करीब आधा घंटे तक दोनों झगड़ते रहे और अपनी अपनी बात कहते रहे। मीडिया ने जब दोनों से बात की तो दोनों ने चुप्पी साध ली। जिला अस्पताल में रविवार को डॉक्टर दीपक शर्मा इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। इस दौरान 3 मामले ऐसे आए जिन्हें तत्काल हड्डी रोग विशेषज्ञों को दिखाना जरूरी था। इनमें किसी की उंगली कट गई थी तो किसी मरीज के पैर में चोट थी। चूंकि मामले गंभीर थे तो इन्हें डॉक्टर शर्मा ने डॉक्टर महेश मरमट की तरफ रेफर कर दिया। रविवार के दिन एकाएक 3 मामले रेफर होने से मरमट का पारा चढ़ गया और वह इमरजेंसी रूम में पहुंच गए और डॉक्टर शर्मा से बहस करने लगे। दोनों के अपने अपने तर्क थे और अपने अपने जवाब। करीब आधे घंटे तक दोनों डॉक्टर बहस करते रहे। हालांकि बाद में डॉक्टर शांत हो गए। इस बीच मीडिया ने दोनों डॉक्टर से बात करना चाही तो दोनों ही चुप्पी साध गए। वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय ताकत पैदा होने का मामला सुजालपुर में सामने आया है। हालांकि विशेषज्ञ चुंबकीय ताकत पैदा होने की बात को सिरे से नकार रहे हैं। दरअसल सुजालपुर के 60 साल के रमेश चंद्र ने 25 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था। तब से ही उन्हें शरीर में चुंबकीय ताकत का एहसास हो रहा है। उनके शरीर पर सिक्के, चाबी, कैंची, चम्मच चिपक रहे हैं। इस बारे में सिविल अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है और इससे चुंबकत्व पैदा नहीं होता। तो मामला सामने आया है कि कुछ लोगों के शरीर पे कुछ तत्व चिपक रहे हैं, जैसे कि स्टील आफ्टर वैक्सीनेशन। पर अगर किसी को अगर चुंबकीय होता तो उसमें अगर चुंबक ये पदार्थ हो तो उसमें सिर्फ लोहा चिपकता है, ना कि स्टील। अगर इन लोगों ने
वैक्सीन लगवाने से पहले भी अगर ये ट्राई किया हो तो शायद उनके शरीर में ये तत्व पहले से शायद चिपक रहे हो, या फिर गर्मी का मौसम तेज है, अधिक पसीना आने के कारण भी ये तत्व चिपक सकते हैं। इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, और सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि सभी लोग अपना पूर्ण वैक्सीनेशन करवाएं और इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त विज्ञान शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार कहते हैं कि शरीर में चुंबक तत्व का वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मानव त्वचा खुरदुरी होती है और जब सिक्के से इसे दबाते हैं तो त्वचा और सिक्के के बीच की हवा निकल जाती है और वैक्यूम होने से सिक्का चिपक जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद में व्यक्ति के शरीर में चुंबकत्व आ जाता है जिससे कुछ चीज़ें उसके शरीर से चिपक रही है। वास्तव में इसका वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है। सामान्य रूप से हम देखें तो हमारी त्वचा किसी कांच की तरह चिकनी नहीं होती है। उसके त्वचा के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, उसमें वायु भरी होती है। जब उससे कोई पदार्थ इस प्रकार से हम सटाते हैं तो उस दौरान बीच की हवा निकल जाती है और वैक्यूम क्रिएट होने से वह वस्तु चिपक जाती है। साथ ही जब शरीर पर पसीना होता है तो पसीने के प्रभाव से भी हम जो भी सामान लेंगे, चाहे ATM कार्ड ले लें, हम सिक्का ले लें, चम्मच ले लें, सभी शरीर से चिपक जाएगी और संभवतः थोड़े समय बाद में वो निकल भी जाएगी। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। बागली के ग्राम भमूरी से 3 साल पहले लापता हुआ युवक सोशल मीडिया की मदद से अपने परिवार से मिल गया। दरअसल भमूरी का करण पिता विक्रम 3 साल पहले परिजनों के साथ बड़वानी जिले के अंजड़ गया था। वहां से करण अचानक लापता हो गया। तब से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। 6 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के भरतपुर जिले की आश्रम संस्था के विकास गोगिया ने गूगल के माध्यम से बागली चापड़ा निवासी वर्धमान जैन से संपर्क किया और करण के फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दिए। इसके बाद करण की पहचान भमूरी निवासी के तौर पर हुई। इसके बाद संस्था के विकास गोगिया ने व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए करण की उसके परिजनों से बात कराई। इसके बाद करण को लेने के लिए उसके भाई भरतपुर रवाना हुए। शनिवार को करण अपने घर भमूरी पहुंच गया। ऐसे दिमाग से थोड़ा कमजोर हो गया था। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा। इसके लिए चला गया। अब कैसा लग रहा है घर पे आके? अच्छा लग रहा है। सबको पहचान लिया घर परिवार वालों? बहुत टाइम हो गए, 3 साल में मिला है। घूम गए थे निमाड़ जिला में, तो हम ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया। ये 3 साल से लापता था। कहाँ से लापता हुआ था? क्या ये बहन के यहाँ शादी में गए थे, वहाँ से लापता हो गया था। कुछ माइंड उसका वो हो गया था, इस कारण निकल गया था वो वहाँ से। चापड़ा वाले भैया वो पत्रकार के द्वारा वो अम्बाला वाले विकास भैया के जानकारी दी थी, उनसे हमको मिली सूचना और हम लेने गए। फिर कब गए थे लेने? लेने गए थे हम शुक्रवार को। घटिया तहसील के जलवा में चरनोई भूमि को हथियाने का धंधा चल रहा है। मौके से 80% से ज्यादा चरनोई भूमि गायब हो चुकी है। हद तो यह है कि इनमें से कई भूमि पर खेतों तक जाने वाले रास्ते तक शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री कुंवर भगवान सिंह सोलंकी ने बताया कि ग्राम सभा में कई बार ग्रामीण सरकारी चरनोई भूमि पर कब्जे पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक प्रशासनिक स्तर पर जमीन से कब्जा छुड़ाने की कोई पहल नहीं की गई। इसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। सोलंकी ने कलेक्टर से मांग की कि वह जलवा की चरनोई भूमि से कब्जा हटाने की आदेश जारी करें। यहाँ शासन की नीति अनुसार 2% शासकीय भूमि शेष बची है, जो कि हर हाल में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। जो निस्तार चरनोई लंबी चौड़ी पड़ी थी, उसको खेती के उपयोग में लोगों ने लाकर के अपने कब्जे में कर लिया है। तो मैं माननीय जिलाधीश महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी घटिया तहसील के जितने भी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी हैं,
उनको तत्काल प्रभाव से आदेशित करें और ये जो जितने भी हमारे हलके की जो ग्राम पंचायत जलवा के अंतर्गत जितने भी राजस्व भूमि हैं उसको तुरंत इन रसूखदारों के कब्जे से मुक्त करवावें और आम आदमी को उस कष्ट से मतलब बाहर निकालें, यही हमारी मांग है। कोविड संक्रमण के कारण अब तक सप्ताह में 3 दिन चल रही इंदौर मुंबई और अंबेडकर नगर श्री वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस अब रोज चलेगी। अवंतिका एक्सप्रेस अभी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और मालवा एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चल रही थी। चरक भवन में आए दिन होने वाले विवादों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी ने इमरजेंसी ओपीडी में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने चरक भवन में कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जून के आखिरी सप्ताह में ये दाखिले होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। दर्शकों, याद रहे, लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।